हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता मिल गया है भारतीय कानून में, और इसका टैक्स भी, जिसको हम कर प्रभाव भी कहते हैं, उसके बारे में हम विशद विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत में क्रिप्टो करेंसी एक बड़ा चर्चित विषय बन चुका था, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य डिजिटल टोकन ने निवेशकों को, व्यापारियों को और सरकार, ये तीनों को ही आकर्षित कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में कानूनी रूप से संपत्ति मानी जाती है? तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो 2022-23 में भारत सरकार ने वित्त विधेयक, जिसको हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं, उसके माध्यम से क्रिप्टो संपत्तियों को डिजिटल असेट के रूप में कहा गया है, जिसको हम वर्चुअल डिजिटल असेट भी कहते हैं, और उन पर टैक्स व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके बाद क्या होगा, ये स्पष्ट हो गया है कि भले ही यह लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं है, परंतु इसे संपत्ति या प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद हम जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की मूल अवधारणा क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होता है। यह किसी भी केंद्रीय बैंक या सरकारी के नियंत्रण में नहीं होते हैं। इसका लेन देन एक विकेंद्रीकृत, जिसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं, वो नेटवर्क पर होता है। इसके मुख्य विशेषताएं के बारे में जाने तो कोई भौतिक रूप नहीं होता है, एन्क्रिप्शन तकनीक से सुरक्षित होता है, पारदर्शी और ट्रेस भी करने योग्य होता है, सीमाहीन लेन देन भी होता है, बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद उच्च अस्थिरता भी होता है, वॉलंटरी भी होता है। उसके बाद लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन आता है पहले, उसके बाद एथेरियम, उसके बाद टेथर, उसके बाद रिपल, उसके बाद कार्डोनो। ये सब लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं भारतीय कानून में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है, यानी लीगल स्टेटस ऑफ इंडिया के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं आरंभिक स्थिति के बारे में, है ना। 2013 से लेकर 2018 तक तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013 से ही निवेशकों को चेतावनी दी थी कि क्रिप्टो करेंसी में जोखिम अधिक होता है। तो 2018 में आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया था कि वे क्रिप्टो से जुड़े व्यवसायों को सेवाएं ना दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय भी आया था 2020 में। जैसे मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई में कहा था कि केस में आरबीआई की रोक को अवैध बताया और क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति भी दी थी। इससे भारत में क्रिप्टो उद्योग को नया जीवन मिल गया था। उसके बाद जान लेते हैं वित्त विधेयक 2022 में। फाइनेंशियल बिल 2022 में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको हम वीडीए कहते हैं, वो कानूनी परिभाषा दी थी। जैसे क्रिप्टो, एनएफटी और समान डिजिटल संपत्तियों को संपत्ति, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके रूप में माना जाता है व माना गया। 30% टैक्स और 1% टीडीएस का प्रावधान किया गया है क्रिप्टो करेंसी पर। इसका अर्थ ये होगा कि भले ही क्रिप्टो करेंसी ना हो, परंतु यह संपत्ति के रूप में देखा जाएगा, जिसको हम एसेट या प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं संपत्ति के रूप में क्रिप्टो की कानूनी व्याख्या के बारे में। तो पहले संपत्ति की मान्यता परिभाषा क्या होगी। तो भारतीय विधि के अनुसार संपत्ति किसी भी ऐसे अधिकार या वस्तु को कहा जाता है जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसे स्वामित्व के रूप में धारणा किया जा सके, उसको हम संपत्ति कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जैसे चल संपत्ति, मोबिलाइज जो होता है प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं। उसके बाद अचल संपत्ति जो मोबाइलाइज में होता है। उसके बाद अमूर्त संपत्ति। ये 3 जैसे उदाहरण हम दे दिए हैं। उसके बाद क्रिप्टो को किस श्रेणी में रखा गया है,
वो भी जान लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं है, इसीलिए यह अमूर्त संपत्ति की श्रेणी में आती है। इसे डिजिटल संपत्ति के रूप में भी आईटी एक्ट 2000 और फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत मान्यता मिली है। कानूनी धाराएं जिनका संबंध है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी के तहत कहते हैं, वो धोखाधड़ी या ठगी के मामले में क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में गिना जा सकता है। आयकर अधिनियम 1961 में यह पूंजीगत लाभ, जिसको हम कैपिटल गेन भी कहते हैं, वो संपत्ति की तरह टैक्स योग्य हो सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ये आता है, पीएमएलए के तहत, जो 2023 में वीडीए लेन देन को शामिल भी किया गया है। ये सब कानूनी धाराएं हैं, तुम देख लेना। उसके बाद है कर यानी टैक्स प्रभाव का विशुद्ध विश्लेषण। टैक्स में कैसे प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पहले तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत टैक्सेशन होता है। जैसे सेक्शन 115 बीबीएच में दिया गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से हुई किसी भी आय पर 30% का प्लेट टैक्स लगाया गया है। ये भी लगाया गया है, कितना परसेंट? 30% का प्लेट टैक्स लगाया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर। कोई भी खर्च, जैसे चाहे वो गैस फी हो या माइनिंग चार्ज हो, ये घटाया नहीं जा सकता है। केवल खरीद मूल्य ही घटाया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर घटाया जा सकता है टैक्स की बात करें तो। उसके बाद जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि आपने 1 लाख में बिटकॉइन खरीदा और 2 लाख में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ तुम्हारा? 1 लाख हुआ। तो उस पर 30% टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा, जैसे 30,000 लगेगा। उसके बाद हम जान लेते हैं टीडीएस प्रावधान के बारे में। तो सेक्शन 194(s) में दिया गया है कि 10,000 से अधिक के क्रिप्टो लेनदेन पर 1% टीडीएस भी लागू होगा। यदि लेनदेन किसी एक्सचेंज के माध्यम से हुआ तो वही टीडीएस भी कटेगा। उसके बाद हम जान लेते हैं गिफ्ट टैक्स के बारे में। सेक्शन 56 का क्लॉज 2 पर एक्ट पर है। तो यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट करता है तो उसका मूल्य 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो प्राप्तकर्ता को इसे अन्य स्रोतों से आय, जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं, में टैक्स भी देना होगा। उसके बाद जीएसटी प्रभाव भी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। जैसे एक्सचेंज पर क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवा मानी जाती है, इस पर 18% जीएसटी लगाया जा सकता है। सरकार इस पर विशेष जीएसटी वर्गीकरण बनाने की प्रक्रिया में काम कर रही है। उसके बाद हम जान लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और सुरक्षा पहलू के बारे में। तो पीएमएलए 2023 अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि जैसे मार्च 2023 में सरकार ने क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट्स को पीएमएलए, जिसका हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया गया है। उसके बाद अब सभी एक्सचेंजों को ग्राहक पहचान, जिसको केआईसी कहते हैं, और लेन देन रिपोर्ट भी करना अनिवार्य हो गया है क्रिप्टो करेंसी पर। उसके बाद क्या क्या कर गया है? तो FIUIND के निर्देश होता है। जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम FIU कहते हैं, उसने कहा है कि सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को संदिग्ध लेन देन की सूचना देनी होगी, ये भी कहा है। तो सुरक्षा और धोखाधड़ी की बात करें तो कई निवेशक फर्जी टोकन या पोंजी स्कीम के शिकार बने हैं, और कानूनन ऐसे मामले में क्रिप्टो संपत्ति मानी जाती है। इसीलिए धोखाधड़ी के केस में आईपीसी के तहत दर्ज हो सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर लेते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन की। तो अमेरिका में क्या हुआ है, कानूनी स्थिति के बारे में देखें तो अमेरिका में प्रॉपर्टी मानी जाती है, जो कि आईआरएस के अनुसार होता है। टैक्स की व्यवस्था भी वहाँ पर किया गया है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। उसके बाद यूके देश की बात करें तो कानून स्थिति की बात करें तो एसेट्स के रूप में माना जाता है यूके में। और टैक्स की बात करें तो सीजीटी लागू होता है, सेंट्रल जीएसटी टैक्स लागू होता है, ठीक है, सेंट्रल गुड्स टैक्स। उसके बाद हम जापान देश की बात करें तो कानून स्थिति के बारे में देखें तो लीगल प्रॉपर्टी माना गया है जापान में।
और टैक्स की व्यवस्था इनकम टैक्स लागू होता है इन पर। भारत की बात करें तो करेंसी नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी मानी गई है। उसके बाद टैक्स की बात करें तो 30% टैक्स लगता है प्लस 1% TDS भी लगता है। इससे स्पष्ट है कि भारत का रुख अमेरिका और यूके की तरह ही है। जैसे क्रिप्टो को हम संपत्ति कहते हैं, न कि इसको हम मुद्रा में गिनते हैं। उसके बाद हम नियमन रेगुलेशन की दिशा में जान लेते हैं क्या क्या कर रहा है। तो भारत का स्टैंड क्या है? तो RBI डिजिटल करेंसी को, जिसको CBDC कहते हैं, ई-रूपी में लॉन्च कर चुका है। सरकार चाहती है कि निजी क्रिप्टो को नियंत्रित किया जाए और प्रतिबंधित भी नहीं किया जाए। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी होता है कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो G20 और IMF के मंच पर भारत लगातार वैश्विक क्रिप्टो रेगुलेशन की मांग भी कर रहा है, जिससे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन हो सके। उसके बाद भविष्य का रास्ता के बारे में जाने तो स्वतंत्र क्रिप्टो रेगुलेटरी बोर्ड भी बना सकता है। क्रिप्टो निवेशकों के लिए निवेश सुरक्षा कानून भी बन सकता है। टैक्स रिपोर्टिंग को और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ये सब हो सकता है भविष्य में। उसके बाद निवेशकों के लिए कानूनी सलाह भी के क्या क्या हो सकते हैं हम जान लेते हैं। तो KYC अनिवार्य एक्सचेंज पर ही ट्रेंड कर सकते हैं। हर लेन देन का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे खरीद बिक्री, वॉलेट पते, ये सब कर सकते हैं। 30% टैक्स और 1% TDS का पालन भी कर सकते हैं। ये सब करना चाहिए। उसके बाद गिफ्ट या ट्रांसफर करते समय टैक्स नियमों को नज़रअंदाज न करना चाहिए। उसके बाद धोखाधड़ी या हैकिंग के मामले में साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सब निवेशकों के लिए कानूनी सलाहें हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं नैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या क्या हो सकता है। तो नैतिक दृष्टि से हम अगर देखें तो क्रिप्टो स्वतंत्र देता है, पर इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है। जैसे आतंकी फंडिंग हो सकता है, ब्लैक मनी हो सकता है। ये सब रोकना भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद आर्थिक दृष्टि की बात करें तो भारत में लाखों युवा क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या जुड़ चुके हैं। टैक्स नियमों से सरकार को राजस्व प्राप्त भी हो रहा है और दीर्घकाल में क्रिप्टो अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी बन सकता है आर्थिक दृष्टि से कहें तो। उसके बाद हम कंक्लूजन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी को अभी मुद्रा नहीं बल्कि संपत्ति, जिसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, उसके रूप में मान्यता दी गई है। इस पर 30% टैक्स लगता है और 1% TDS भी लगता है और PMLA जैसे कानून भी इसमें लागू होता है। यह निर्णय भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाता है और निवेशकों को एक कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। भविष्य में जब क्रिप्टो नियमन पूरी तरह पारदर्शी हो जाए तो और जब सुरक्षित बन जाएगा, तब यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा भी बन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।